हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का जो पोएम है रेन ऑन द रूफ, इसके स्ट्रक्ट बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में यह 2 क्वेश्चन दिया रहेगा 2 नंबर का। आपके पोएम पर आधारित कोई एक पोएम दे करके उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्ट्रक्ट बेस्ड क्वेश्चन अथवा स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारे द्वारा एक इंग्लिश क्लास 9th का प्ले लिस्ट बनाया गया है। उस पर जाकर के सभी चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, इंग्लिश, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आइए हम लोग चेक करते हैं। रेन ऑन द रूफ, कोर्ट स्किनी इसके ऑथर हैं, इसके पोएट हैं। देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो पोएम दिया गया है कि व्हेन द ह्यूमिड से लेकर के इन रेनी टीयर्स तक। अब क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्कस्ड इन द गिवन स्ट्रक्ट। तो दिए गए इस स्ट्रक्ट में वह समय क्या था जिसके बारे में चर्चा की गई है, बात की गई है। पहला विकल्प अर्ली मॉर्निंग था, आफ्टरनून था, नाइट था, नन ऑफ दीज था। तो ये सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसमें जो बातें किया जा रहा है, नाइट की बातें किया जा रहा है, डार्कनेस की बातें हो रही है। यहाँ पर देखिए दिया है एंड द मेलंचली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और जो उदास अंधकार है वो धीरे धीरे वर्षा के आंसू रोने लगता है, वीप्स करने लगता है। तो यहाँ जो है डार्कनेस यानी कि नाइट की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन 2 देखें कि व्हाई डज द पोएट कॉल द मेलंचली डार्कनेस वीपिंग। तो वह उस उदास अंधकार को रोते हुए क्यों पुकारता है इस तरह से। तो देखें 4 विकल्प दिया गया है। इसका रीजन यही था कि बिकॉज इट इज डार्क ऑल अराउंड एंड बिकॉज इट इज रेनिंग, क्योंकि वर्षा तो हो ही रही है, चारों तरफ अंधेरा भी है, यानी डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह से इसी वजह से उसने मेलंचली डार्कनेस बुलाया कि उदास जो अंधकार है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए कि वेयर इज़ द पोएट व्हेन इट रेनिंग। जब वर्षा हो रही थी तो कवि कहाँ था। तो कवि जो है अपने रूम में था, कॉटेज में था, उसके अपनी झोपड़ी में था। ये पहला वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि व्हिच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब पूछ रहा है। ह्यूमिड का मतलब होता है मॉइस्ट, नम, यानी ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड वाला पोएम दिया है कि इवरी टिंकल्स से लेकर के बीजी बिंग स्टार्ट तक। अब यहाँ पर दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऊफ। ऊफ माने होता है ताने बुने, ताने बुने, यानी कि ये बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा, वेप्ट। वेप्ट वेप्ट का भी मतलब ऊफ होता है, ताने बुने, एक जाल जैसी चीज। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज द हार्ट इचो। जो मन होता है, हृदय होता है, किस चीज़ से ईचो माने गूंज उठता है, गूंज जाता है। विथ साउंड स्लिप, विथ द फेलिंग ऑफ द रेन ऑन द सिंगल्स, यस, ये बी वाला विकल्प राइट है। जब वर्षा की बूंदें समुद्र तट के किनारे जो कंक्रीट होते हैं, पत्थर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उन पर जब पड़ती है तो हृदय जो है ना उसमें लगता है कि गुंजन हो उठता है, ईचो। तो ये सेकेंड वाला विकल्प राइट होगा। तीसरा का देखें, हाउ डज द पोएट्स माइंड गेट बिजी। जो पोएट का माइंड है, कवि का जो मस्तिष्क है, मन है, वो कैसे व्यस्त हो जाता है। विथ मेमोरीज, विथ ड्रीम्स, विथ म्यूजिक, विथ पीस, यस, मेमोरी से उसको तमाम स्मृतियाँ याद आती है, मदर की स्मृतियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हिच वर्ड इन द स्ट्रक्ट मीन्स रेक्टेंगल वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ्स। तो इसका मतलब क्या होगा, रेक्टेंगल वुडन टाइल्स ऑन द रूफ्स। इसका मतलब होता है सिंगल्स की बात कर रहा है जो कवि है, वह छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, पत्थर, कंक्रीट, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट पोएम देखिए यहाँ से दिया है एज सी यूज्ड से लेकर के रिफ्रेन तक। तो द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम द व्हिच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, उस कवि का नाम पूछ रहा है। तो इसके जो कवि हैं कोट स्किनी है, सी वाला विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए कि व्हिच साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू। कौन सी आवाज़, किस प्रकार की आवाज़ उसको सुनाई दे रहा है। साउंड ऑफ वाइंड, साउंड ऑफ लाइटनिंग, साउंड ऑफ ट्रेन, साउंड ऑफ रेन, यस, ये जो वर्षा की आवाज़ है वही सुनाई दे रहा है कवि को। इन द पोएम नेक्स्ट है इन द गिवन लाइन्स द पोएट इज फीलिंग। इन जो पंक्तियाँ दी गई इसमें जो कवि है क्या महसूस कर रहा है, क्या चीज़ फीलिंग कर रहा है। सारोफुल है, रिलैक्स्ड है, रेयर रिग्रेटफुल है, नॉस्टैल्जिक है। तो इस कविता में उसको नोस्टाल्जिक समझ में आ रहा है। नोस्टाल्जिक माने होता है जो अतीत, बीत गई जो बातें हैं उसकी यादें, अतीत की यादें। ये सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है फोर्थ,
डार्लिंग ड्रीमर्स इन द एक्सट्रैक्ट रिफर्स टू। डार्लिंग ड्रीमर्स किसको इसमें डिनोट कर रहा है? देखें, चार विकल्प यहाँ पर दिया गया है। ये पहला वाला विकल्प राइट होगा, द पोएट एंड हिज सिबलिंग। डार्लिंग ड्रीमर्स माने एक तरह से वो स्नेह जता रहा है उस स्वप्नों के प्रति, यानी कि यहाँ पर जो कवि है, कवि ही स्वयं उसकी बात कर रहा है और अपने जो उसके डियर्स हैं यानी कि उसके भाई या बहन हैं उनकी चर्चा हो रही है। सो थैंक्स।